वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर रूलिंग द कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में रूलिंग द कंट्री साइड के चैप्टर में हम जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है द कंपनी बिकेम द दीवान। अब इस चैप्टर में जो कुछ चीजें हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, कहाँ से स्टार्ट किया और फिर उनका जो टेन्योर है, जो रूलिंग सिस्टम जो है, रूल जो है वो कब खत्म हुआ। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में एज ए ट्रेडर आए, लेकिन हिंदुस्तान की कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो फेवरेबल कंडीशन थी जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे। उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया। वो जो फेवरेबल कंडीशन क्या थी कि हिंदुस्तान जो है उस टाइम एक नेशन स्टेट नहीं था, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी। कंट्री जो थी वो नंबर ऑफ किंगडम्स में जो है स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी, और यहाँ पे इन किंगडम्स में इनके किंगडम्स के रूलर्स के आपस में एक कोऑर्डिनेशन और एक यूनिटी नहीं था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों का गुलाम बन गया। और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो एनेक्सेशन पॉलिसी जो है वो 1757 एडी से शुरू किया, और इनने जो है पूरा हिंदुस्तान को जो है कैप्चर किया 1857 में। सबसे पहली जो स्टेट जो थी जो अंग्रेजों ने एनेक्स की थी वो थी बंगाल, और जो लास्ट स्टेट जो थी वो थी सतारा। तो एटलीस्ट 100 ईयर्स में इन्होंने हिंदुस्तान को एनेक्स किया, अपने कंट्रोल में किया, कॉलोनी बनाया, और फिर 100 ईयर्स 90 ईयर्स तो इन्होंने रूल किया, कंटिन्यूसली रूल किया। यानी कि 1857 में इन्होंने कंप्लीट किया एनेक्सेशन, और उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हुआ। एटलीस्ट 100 ईयर्स में इन्होंने कैप्चरिंग में लगाए और 90 ईयर्स इन्होंने जो है रूल में लगाए। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट हिंदुस्तान जो है एटलीस्ट 2 सेंचुरीज जो है वो अंग्रेजों का गुलाम बना। तो इसी तरह से इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड, कि इन्होंने जो है वो कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस, यानी कि उन्होंने जो रूल स्टार्ट किया वो एक कंट्री साइड एक विलेजेस से स्टार्ट किया, और विलेज जो थे वो बंगाल से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले बंगाल में उनको दीवान मिला, द कंपनी बिकेम दीवान, यानी कि कंपनी जो है दीवान मिली, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई जो रेवेन्यू वगैरह को कलेक्ट कर सके। ये दीवान का मतलब होता है द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू एंड डिसाइड सिविल केसेस। अब कंपनी जो है वो दीवान कैसे बनी, इसको कैसे राइट मिला लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल केसेस को डिसाइड करने का। क्या होता है कि 1764 में ब्रिटिशर और मुगल रूलर्स शाह आलम की सेकंड के दरमियान बैटल होती है, और उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल में शाह आलम जो है वो उसकी डिफीट हो जाती है और ब्रिटिशर जो है ये बैटल वॉन कर जाते हैं। तो इस बैटल के बाद ब्रिटिशर और शाह आलम के दरमियान एक ट्रीटी होती है इलाहाबाद में, और इस ट्रीटी में क्या करते हैं, शाह आलम जो है वो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान दे देते हैं, यानी कि राइट देते हैं कि आप जो है वो बंगाल में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो और वहां पे जो है सिविल केसेस को भी डिसाइड करो। तो इसलिए द कंपनी बिकेम दीवान कब बनी, 1765 में। किस वजह से, जब बैटल हुई जो है ब्रिटिशर और ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल रूलर शाह आलम के दरमियान, तो इसमें शाह आलम की डिफीट हो जाती है और कंपनी जो है वो ये बैटल जो है वो जीत जाती है। ठीक है, तो ये था द कंपनी बिकेम दीवान। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब कंपनी जो थी जो 1765 से पहले जब इसको दीवान नहीं मिला था, तो जब ये हिंदुस्तान में जो ट्रेड करती थी तो ये एज ए ट्रेडर ही आए थे। जब ये ट्रेड करते थे तो ये यहाँ से जो है जो हिंदुस्तान में जो है फाइन क्वालिटीज में जो कॉटन, सिल्क और जो है जूट वगैरह बहुत सारी जो ऐसे जैसे पेपर, स्पाइसेस वगैरह जो है वो बेस्ट क्वालिटीज में यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे। तो इसी तरह से यूरोपियन जो है वो अट्रैक्ट होते थे हिंदुस्तान की तरफ, और ये चीजें जो है यहाँ से जो है
इंपोर्ट करके जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बेचते थे, और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का जो फाइन कॉटन जो था और सिल्क जो था वो डोमिनेट था। इसीलिए अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में जो आते थे और ये यहाँ पे जो चीजें जो है वो खरीदते थे, लेकिन दीवान मिलने से पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज जो भी चीजें खरीदते थे वो किसके बदले में खरीदते थे? सोना और चांदी के बदले में, गोल्ड एंड सिल्वर के बदले में वो खरीदते थे। क्यों? उनके पास जो है वो इंडियन करेंसी नहीं होती थी, तो इंडियन लोग जो है उनको फाइन कॉटन, सिल्क और जूट वगैरह, पेपर, स्पाइसेस, जो भी जो चीजें जो वो खरीदना चाहते थे उनको जो है किसके बदले में देते थे? गोल्ड एंड सिल्वर के बदले में। तो इट मीन दैट बिफोर द कंपनी बिकेम दीवान, उनको क्या करना होता था? 1765 से पहले उनको जो भी चीजें बेचनी थी वो गोल्ड एंड सिल्वर के बदले बेचती थी। तो इट मीन दैट 1765 से पहले जो गोल्ड होता था और सिल्वर जो होता था वो इंपोर्ट होता था फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान मिल गया, अब उनने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने जितनी भी उनकी जो एक्सपेंसेस थे, पर्सनल एक्सपेंसेस और जो बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस थे, वो वहीं से बंगाल से ही रेवेन्यू को जनरेट करना चाहते थे, वहीं से जो है उसको रेवेन्यू को कलेक्ट करना चाहते थे। हिंदुस्तान के ही, बंगाल के ही या हिंदुस्तान के ही लोगों से वो पैसे वसूल करना चाहते थे दीवान के बदले में, दीवान के प्रोसेस से, और उन्हीं से चीजें खरीदना चाहते थे। वो अपना कुछ भी जो है वो गोल्ड या सिल्वर जो है अब हिंदुस्तान में इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या हुआ, जब उनको दीवान मिल गया तो उन्होंने अब बंगाल में जो लोग थे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जो थे, उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू जो है जो फिक्स कर दिया। जब लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया तो लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा हाई था कि जो प्रोड्यूसर जो थे वो रेंट जो है या लैंड रेवेन्यू जो है वो दे नहीं पाते थे। इसलिए क्या हुआ, जो यहाँ पे बंगाल में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो कोलैप्स हो गई, और बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे जो तस्वीरें वगैरह बनाते थे तो उनके ऊपर भी ब्रिटिशर ने जो रेवेन्यू जो है यानी कि टैक्स जो है वो लगा दिया। तो अब दोनों चीजें जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी और आर्टिस्ट प्रोडक्शन भी जो है वो कोलैप्स हो गई। किसकी वजह से? ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ हाई टैक्सेस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और वगैरह जो है वो छोड़ जाते हैं और वो बंगाल से जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जो है वो इंडिया की स्टेट्स में। फिर क्या होता है, एटलीस्ट 1770 में बंगाल में एक टेरिबल फेमाइन आता है जिसकी वजह से वहां पे एटलीस्ट 10 मिलियन लोग जो है वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। जब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है तो वो लोगों की जो डे टू डे नीड्स होती है, जो नेसेसिटीज होती है, उनकी तरफ ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन नहीं देती है। तो इसी वजह से 1770 में बंगाल में 10 मिलियन पीपल जो है वो ड्यू टू द जो है टेरिबल फैमाइन की वजह से जो है वो उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। थैंक्स टू हम कल जो है इस लेसन का हम अगला जो है वो लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे।